हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया है, मस्त है, जबरदस्त है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि इस संडे को जेई एडवांस का पेपर हुआ और ये पेपर बहुत ही शानदार था। मतलब मजेदार पेपर था। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें, दोनों ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से भरे हुए थे। मैं बच्चों आपके सामने आज लेकर आया हूं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक डिटेल एनालिसिस। हम बात करेंगे इस सेशन में कि पेपर 1 में क्वेश्चंस कैसे रहे, कितने टफ क्वेश्चंस रहे, कितने इजी क्वेश्चंस रहे, कितने मॉडरेट क्वेश्चंस रहे, और उसके साथ साथ हम वेटेज की बात करेंगे कि कहां से कितना वेटेज आया है, सो दैट आपको नेक्स्ट ईयर एडवांस देने के लिए थोड़ा सा तैयारी करने में, स्ट्रेटजी में कुछ आप चेंज कर सके, इसका कुछ फायदा हो सके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। तो मैं अगर बात करूं सबसे पहले पेपर 1 की, तो पेपर 1 भैया अगर आप फिजिक्स का खोलते हो जैसे ही, तो खोलते के साथ ही आपको दो धमाकेदार क्वेश्चंस दिखते हैं फिजिक्स में, है ना। दोनों ही एकदम सुपर, दोनों एक से बढ़ के एक सवाल थे। दोनों की अपने आप में अलग ही अहमियत थी, दोनों डिफिकल्ट प्रॉब्लम थे। मतलब आप ये देखिए कि जो जेई एडवांस बनाने वाले ने क्या सोचा है कि जैसे ही पेपर कोई बच्चा ओपन करेगा और ओपन करते के साथ ही उसके सामने एक डिफिकल्ट सवाल रख दो ताकि उसका मनोबल टूट जाए। लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रांग प्रिपेयर किया आपने अपने फिजिक्स को, बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हैं, और आपको जे एडवांस के पेपर का नेचर पता होता है पहले से कि हाँ जे एडवांस ऐसा करता है, तो आप बोलोगे ठीक है सर, पहला क्वेश्चन बहुत टफ है, हम नहीं टच करेंगे, हम छोड़ देंगे इसको, क्या दिक्कत है। ऐसे तो है नहीं कि जो टफ क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं सॉल्व करने के बाद। टफ क्वेश्चन के भी उतने ही मार्क्स, आसान क्वेश्चन के भी उतने ही मार्क्स। टफ क्वेश्चन में फिर कायला टाइम पास करें, नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। तो अपने को करना क्या था, अपने को जैसे ही सवाल दिखा बहुत टफ, तो आप उसको क्या करिए, पहले उसको सोचिए कि इसको पहले स्किप कर दिया जाए। उसके बाद सबसे पहले आसान वाले प्रॉब्लम्स आप डील कर लीजिए। और आसान प्रॉब्लम्स थे क्या पेपर में? हाँ बिल्कुल थे। पेपर 1 में भी कुछ क्वेश्चंस आसान थे और पेपर 2 में भी कुछ क्वेश्चंस आसान थे। मैं उन्हीं सारी बातों को डिस्कस करने यहां पर आया हूं बच्चों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कितने सवाल आए पेपर 1 में, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से सवाल आए टोटल 4, और इन 4 सवालों में से प्यारे बच्चों 2 इजी कैटेगरी के सवाल थे, एक मॉडरेट था और एक डिफिकल्ट था। जो सवाल डिफिकल्ट था वो दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आया हुआ था, ईएमआई से आया था क्वेश्चन। जो स्क्वायर लूप वाला क्वेश्चन, अगर आप पेपर आपके पास अवेलेबल हो तो आप देखें, स्क्वायर लूप वाला क्वेश्चन था जो किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर कर रहा था। तो उसमें हमें चेक करना था कि बताइए कितने टाइम में एंटर करेगा, कितना मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही सब बातें हमें चेक करनी थी उस क्वेश्चन में। मल्टीपल करेक्ट था, तो एक तो मल्टी करेक्ट, इसके वजह से टफनेस अल्टीमेटली बढ़ गया, और दूसरा इसमें जो कैलकुलेशंस थे वो काफी डरावने थे। हालांकि ऐसी कैलकुलेशंस आप यूजुअली करते हो जब आप एडवांस की तैयारी करते हो, तो आप ऐसी कैलकुलेशंस करते हो जब रेल प्रॉब्लम आपने किया होगा ईएमआई में, तो रेल प्रॉब्लम को करते वक्त हम ऐसी कैलकुलेशंस करते हैं। या फिर कैपेसिटर में भी कई बार हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग के जब क्वेश्चंस करते हैं तो वहां भी ऐसे मैथमेटिक्स करते हैं जो इसमें इन्वॉल्व था। तो ले देकर अगर देखा जाए तो वो डिफिकल्ट सेगमेंट में उसको रखा जाएगा, बिकॉज उसकी मैथमेटिक्स टफ थी, प्लस 4 ऑप्शंस को क्रॉस चेक करना था, सो इट टेक सम टाइम, इसलिए वो डिफिकल्ट कैटेगरी में आ जाएगा बच्चों। तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन में से 2 तो आसान थे ना, तो आप इन 2 को टारगेट कर पाते, इन 2 को टारगेट कर पाते। और मॉडरेट को सी यू लेटर, मॉडरेट क्वेश्चन को सी यू लेटर, मतलब बाद में देखेंगे इसको अपन, लेकिन पहले आसान वाले तो कर लें। तो आसान 2 क्वेश्चन दिख रहे थे, आप इसको करके निकल लेते और क्या, खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर आप जो मॉडरेट वाला सवाल था उसको बाद में देखेंगे, टाइम मिलेगा तो, और क्या। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दी इजी क्वेश्चंस अपन आएंगे बाद में मॉडरेट के ऊपर, और क्या। तो पहले हम ये 2 सवाल कर लेते, बेहतर होता मेरे लिए। इसको छोड़ देते अपन, बाद में देखेंगे कभी मन किया तो। तो अगर देखें इलेक्ट्रोस्टेट और पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कैपेसिटर और ईएमआई मैग्नेटिज्म सब मिला के, एसी वगैरह सब मिला के अगर चेक करें तो टोटल 4 क्वेश्चन आए हुए थे, और 4 में से 2 इजी, एक मॉडरेट, एक डिफिकल्ट। टोटल वेटेज मान लिया जाए तो 25% का टोटल वेटेज था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। चलिए नेक्स्ट बच्चों, एरर। मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों से कि एरर एनालिसिस, डायमेंशनल यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है आपका, ये सरकारी चैप्टर है, ये चैप्टर है आसान, क्वेश्चन हर साल आता है। जेईई मेंस की बात करो, एडवांस की बात करो, ऐसा कोई, या नीट की बात कर लो, कोई भी एग्जाम
स्किप नहीं हो सकता इस चैप्टर से। इस बार जे एडवांस के पेपर 1 में बेटा एरर एनालिसिस से 2 सवाल आए, दोनों बेहद आसान सवाल थे। बेहद आसान कह रहा हूं बिकॉज वाकई में वो दोनों क्वेश्चन इजी थे, उसमें इफ एंड बट की कोई चांसेस थी ही नहीं। 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था सिग्निफिकेंट डिजिट का जिसमें एक क्यूबॉइड का लेंथ विड्थ हाइट दे रखा था, आपको वॉल्यूम बताना था, तो सिग्निफिकेंट डिजिट का कॉन्सेप्ट पता होगा, आप बकायदा इसका आंसर कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन जो था बेटा वो वर्नियर कैलिपर से था और बड़ा ही आसान था वर्नियर कैलिपर। एक बार पता है, आप देखना चेक करना, एक बार मुझे वो ईयर याद नहीं है, मे बी ये 2020 का पेपर की बात कर रहा हूं, एक बार चेक करना आपने। एक ऐसा प्रॉब्लम आया था यूनिट एंड डायमेंशन से, एरर एनालिसिस से, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आया था। एरर एनालिसिस से बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आया था। उसमें ऐसा क्वेश्चन था, आप चेक करना, उसमें वर्नियर जो वर्नियर स्केल था ना, वो उसकी स्केलिंग ज्यादा थी किससे, मेन स्केल से। यानी कि वहां पर लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल जो था ना, लेंथ 1 डिवीजन वर्नियर स्केल का जो लेंथ था वो ज्यादा हो गया था किससे, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से। तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम था। तो मतलब कहने का मतलब ये कि एडवांस जाना जाता है नए नए क्वेश्चंस के भरमार के लिए, बट जो इस बार का एरर वाला चैप्टर है उसमें से जो क्वेश्चन आया वो बहुत आसान आया, टू द पॉइंट क्वेश्चन थे, दोनों इजी कैटेगरी में थे, आप दोनों को सॉल्व कर पाते। तो आप देखिए ना, 2 और 2 4 क्वेश्चन की 4 क्वेश्चन का प्रबंध तो मैंने पहले ही कर दिया। और अगर बात करें वेटेज की बेटा, तो 12.5% का इसका वेटेज था पूरे पेपर में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। हाँ ऑफ कोर्स, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन इस चैप्टर से एक सवाल आया, और वो आया ऐसा कि भयंकर आया नहीं, भयंकर आया। वो एक ही सवाल आया था सेंटर ऑफ मास कोलिजन से, और वो डिफिकल्ट कैटेगरी में सेट करेगा। आप देखना, वो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पूछा है, मैक्सिमम एंगल डिफ्रैक्शन उसको बोलेंगे कि एक पार्टिकल 2m का इधर से आ रहा है, सेकंड पार्टिकल m रुका हुआ है, दोनों में ऑब्लिक कोलिजन है, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन है। तो जो 2m पार्टिकल था वो मैक्सिमम कितना एंगल डिफ्रैक्ट करेगा, दैट वाज द प्रॉब्लम। चेक करना पेपर 1, आपको दिखाई देगा। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, बहुत ही जानदार प्रॉब्लम है, मजेदार है। तो ये डिफिकल्ट सेगमेंट में आता है बेटा, सिंगल क्वेश्चन था तो इसका पूरा पेपर में वेटेज 6.25 के अराउंड जाएगा। नेक्स्ट, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मो एक पूरा लंबा सेगमेंट है, और इससे क्वेश्चन अपना डिफिकल्ट लेवल का आया और एक ही था, है ना, और इसका भी वेटेज कुछ इतना ही जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्टिक्स। जब मैं ऑप्टिक्स कह रहा हूं मतलब रे ऑप्टिक्स के साथ साथ वेव ऑप्टिक्स वगैरह सब में मिला के चल रहा हूं। तो बेटा ऑप्टिक्स यानी कि रे एंड वेव दोनों मिला के बात कर रहा हूं। इससे क्वेश्चंस कितने आए सर, इससे क्वेश्चन पेपर 1 में आ गए 2, एक आया मॉडरेट और एक आया डिफिकल्ट। डिफिकल्ट यानी कि वो एक आप चेक करना, एक स्फीयर था, उसमें कैविटी था, और फिर वहां पर कुछ पोलराइजेशन की बात हो रही थी। तो वो वाला क्वेश्चन क्वाइट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ठीक है, आप ऑन द स्पॉट उसको सोच नहीं पाओगे, या मे बी रे डायग्राम बनाने में कुछ मिस्टेक कर दो। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जो वो क्वेश्चन उसको आप डिफिकल्ट कैटेगरी में रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट सेकेंड क्वेश्चन मॉडरेट था, वो आप बड़ा आराम से कर पाते, बहुत इजीली कर पाते, और अगर अपन चेक करें तो ये 12.5% का वेटेज कैरी कर रहा था पूरे पेपर में। नेक्स्ट, ऑसिलेशन एंड वेव। हाँ, ऑसिलेशन एंड वेव से 3 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए सिंपल हार्मोनिक मोशन से और एक आया वेव मोशन से। 2 क्वेश्चन आया सिंपल हार्मोनिक मोशन से, एक आया वेव मोशन से। जो 2 क्वेश्चन आया सिंपल हार्मोनिक मोशन से, उसमें से एक क्वेश्चन जो था पेपर 1 का पहला क्वेश्चन था फिजिक्स का, वो तबाही था, वो क्वेश्चन नहीं था, वो तबाही था, वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो यानी कि 3 क्वेश्चन में से बेटा एक क्वेश्चन जो था वेव एंड ऑसिलेशन से वो डिफिकल्ट था। ये वो क्वेश्चन था जिसमें एक रिंग था और एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ था, लोएस्ट पॉइंट पर डिस्क रखा हुआ था, डिस्क को ट्विस्ट करना था ताकि जो डिस्क थे वो रोलिंग करते हुए आगे पीछे जाए और ऑसिलेट करे। तो दैट वाज डिफिकल्ट प्रॉब्लम। क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आप एग्जाम हॉल में उतना बात सोच पाओ, कैलकुलेशंस इतनी इन्वॉल्व है वहां पर, वो सब सही कर पाओ, ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, इसलिए उसको आप डिफिकल्ट कैटेगरी में रख लीजिए। वाकई अच्छा क्वेश्चन है वो। बाकी जो 2 क्वेश्चन थे, एक ऑसिलेशन से और एक वेव मोशन से था। जो एक क्वेश्चन था ऑसिलेशन से बेटा वो बहुत इजी था, वो लिफ्ट के अंदर ब्लॉक रख के नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम मिनिमम
वो हम क्लास में जनरली पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो इजी था वो। और एक जो वेव मोशन से क्वेश्चन था, वेव मोशन वाला जो क्वेश्चन है उसमें मुझे कुछ एम्बिग्यूटी लग रही है, उस क्वेश्चन में मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में कुछ दिक्कत है, या क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें नहीं दिया है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही है। ऑल्दो मैं कुछ अजम्पशन मानने के बाद उसका आंसर हम 2 आंसर निकाल पा रहे थे, ए और डी। चेक करना, 3 रस्सी थे, एक का लीनियर मास डेंसिटी म्यू 4 म्यू था, एक का मे बी 2 म्यू था और एक का 4 म्यू, कुछ ऐसे ही था। एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, आई थिंक म्यू 4 म्यू 16 म्यू था, ऐसे था कुछ, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन मॉडरेट, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट था, बट हाँ उस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, इश्यूज हैं, अपन बात करेंगे अलग से उसके बारे में। अगर बात करें कि ऑसिलेशन एंड वेव कितना परसेंट कैरी करता है पूरे पेपर का, तो ये 18.75% कैरी करता है पूरे पेपर का, पेपर 1 का, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉडर्न फिजिक्स में कई बार बोलता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, एरर एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ईएम वेव्स, ये वो चैप्टर्स हैं जो सस्ते हैं, इनको जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो आप, और कम समय में ज्यादा काम कर सकते हो, और इनको सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। तो इन चैप्टर्स को हमें एकदम करना ही मतलब करके जाना ही चाहिए एनी हाउ। तो आप देखिए मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन जो आए वो 3 आए, 2 मॉडरेट लेवल के आए और एक डिफिकल्ट कैटेगरी में मैं उसको रखता हूं। तो 3 क्वेश्चन आए मॉडर्न फिजिक्स से, और ये पूरा पेपर का 18.75% कैरी करता है। तो ओवरऑल देखा जाए एनालिसिस, तो आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर मैंने सब चीज लिख रखा है कि कितने डिफिकल्ट, कितने इजी, कितने मॉडरेट। इस हिसाब से अगर हम बात करें बेटा पेपर के डिफिकल्टी लेवल का, है ना, तो अगर अपन बात करें पेपर के डिफिकल्टी लेवल का, तो डिफिकल्टी लेवल कुछ ऐसा है बेटा, आप देखो, आप देख पा रहे हो कि जो डिफिकल्ट है वो कितना है, और जो इजी है और मीडियम है वो कितना है। तो येलो वाला जो है वो इजी पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन वाला मीडियम यानी कि मॉडरेट क्वेश्चंस को, और डिफिकल्ट वाले को रेड से दिखाया गया, रेड जोन, खतरा है वहां पे। तो आप देख सकते हो पेपर 1 में लगभग 31% क्वेश्चन जो थे वो क्या थे, इजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के थे, और कुछ यही कंट्रीब्यूशन रहा है इजी लेवल का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा सब छोड़ के इसको टारगेट करता तो उसके इतने परसेंट तो बनते, और इसमें मॉडरेट वाले में चलो मैं मान लो कि पूरा ना भी करूं तो इसका 50% भी अगर कर लूं तो मैं एक अच्छे खासे जोन में आ जाऊंगा, मैं एक अच्छे खासे ग्रीन जोन में आ जाऊंगा। अगर मैं ये पूरा कर लूं और मॉडरेट वाले का 50% भी कर लेता हूं तो मैं एक सेफ जोन में आ जाऊंगा। मैं इसको छोड़ रहा हूं, पूरा छोड़ रहा हूं, तो भी आपका काम हो सकता था। तो स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, किसी भी गेम को जीतने के लिए स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। बिना स्ट्रैटेजी के कोई गेम नहीं जीत सकता बेटा, फिर अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाएगी कि आए राम जाए राम। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कि कौन से चैप्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था, हालांकि वो मैं पहले बता चुका हूं, बट स्टिल हैव अ लुक। जो चैप्टर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो मैं आपको यहां पर इस चार्ट की हेल्प से बता रहा हूं कि आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्लू कलर से दिखाया गया है, यानी कि टोटल 12% कैरी कर रहा है। एंड सिमिलरली एरर, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, सारे चैप्टर्स का मैंने यहां पर परसेंटेज में दिखा रखा है कितना क्या वेटेज है। आप बढ़िया से इसको एनालाइज करके अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि अभी आपने क्या तैयारी करी है, अभी आप किस राह पे चल रहे हो, और आगे और कितना काम करने की जरूरत है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर बात करें कि 11th का पोर्शन कितना था पूरे पेपर में, 12th का पोर्शन कितना था पूरे पेपर में, सो दैट इज समहाउ जो 11th का पोर्शन था वो कम था, अमूमन कम रहता है। 44% 11th कैरी कर रहा था, एंड 56% आपका 12th क्लास का सिलेबस कैरी कर रहा था पूरे पेपर 1 का। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर फिजिक्स पेपर 1 जेईई एडवांस। लेट्स सी कि पेपर 2 की कहानी क्या है। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेपर 2 जो था कंपैरेटिवली पेपर 1 के अगर देखा जाए तो पेपर 2 वाज क्वाइट डिफिकल्ट साइड। पेपर 1 के कंपैरिजन में पेपर 2 थोड़ा डिफिकल्ट साइड था। डिफिकल्ट 2 कारणों से होता है, कोई भी पेपर डिफिकल्ट 2 कारणों से होता है। या तो उसमें लॉजिक बहुत डिफिकल्ट हो गया होगा, आपने कभी देखा ही ना उस क्वेश्चन को जीवन में, एकदम से नया क्वेश्चन कोई बना के दे दे। जैसे कि 2016 का जो एग्जाम हुआ था आईआईटी जेईई एडवांस का, उसमें जो क्वेश्चन थे फिजिक्स में
उसमें मतलब उसमें 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब पहले आपने कभी देखा ना हो। तो एक तो उसके वजह से पेपर टफ बन जाता है, और दूसरा आपने क्वेश्चंस देखा है, आपने किया भी है, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व हो रहा है वो काफी लेंदा है, वो काफी लेंदी है, सॉरी। तो अगर मैथमेटिक्स भी लेंदी हो जाए तो अल्टीमेटली पेपर को टफ ही बोलेंगे। लेंदी बोलो टफ बोलो एक ही बात है, टाइम कंज्यूम आपका हो रहा है ना, खत्म बात है ना। तो यानी कि अगर लेट्स सी पेपर टू, तो पेपर टू की बात करें तो आप देखिए पेपर टू भी, पेपर टू पेपर वन के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज इट हैज सम क्वेश्चंस जिसमें कैलकुलेशंस बहुत पन्ने भर पन्ना करना पड़ रहा था आपको। तो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से अगर चेक करें तो यहां भी सेम पेपर वन जैसा हुआ हिसाब किताब। यहां पर 4 क्वेश्चंस आ रखे हैं, एक इजी, 3 मीडियम और डिफिकल्ट। देखो डिफिकल्ट कैटेगरी में पेपर टू से इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटोस्टैट्स, ईएमआई, एसी, इनको मिला के देखा जाए तो डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं था कि एकदम से नया देखने को मिले या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला मिले, ऐसा नहीं था। जो क्वेश्चन थे वो ठीक थे, तो मॉडरेट में रखना सही है। और एक तो बिल्कुल ही आसान था, ठीक है, एक तो बिल्कुल ही आसान था। तो टोटल 4 क्वेश्चन पेपर वन में भी था और यहां भी है, तो परसेंटेज इसका 25% रहेगा इस पेपर टू में। यूनिट एंड मेजरमेंट अगेन मैं बात कर रहा हूं, यूनिट एंड मेजरमेंट सरकारी चैप्टर। यहां एक क्वेश्चन इजी 6.25%, एक क्वेश्चन यहां भी आ गया। और देखा पेपर वन में भी जो क्वेश्चन आए थे 2 आए थे और वो इजी कैटेगरी में थे, और यहां पर पेपर टू में भी जो क्वेश्चन आया है यूनिट एंड मेजरमेंट से वो इजी कैटेगरी में थे, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। मोशन इन अ प्लेन से एक क्वेश्चन था बेटा और मॉडरेट था। वाई आई एम सेइंग दैट वाज मॉडरेट, क्योंकि उसमें विस्कस फोर्स अटैच कर दिया था। विस्कस फोर्स अटैच करने के बाद उसमें आपसे डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल पूछा था, तो आपको एक बार वेलोसिटी का एक्सप्रेशन टाइम के साथ लिखना था और एक बार पोजीशन का एक्सप्रेशन टाइम के साथ। सो मैथमेटिक इन्वॉल्व जो था वो बहुत डिफिकल्ट था। ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि थॉट में दिक्कत आए, आप डिफिकल्ट तब बोलोगे जब मैथमेटिक्स के साथ साथ उसके थॉट में भी दिक्कत आ रही है। बट दैट प्रॉब्लम फ्रॉम मोशन इन अ प्लेन वाज नॉट सच प्रॉब्लम जिसकी मैथमेटिक्स के साथ साथ थॉट प्रोसेस में दिक्कत थी, नहीं। सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि वो मॉडरेट लिया जाएगा। अब देखो मैं ऐसा उम्मीद नहीं कर सकता हूं ना, जो बच्चा एडवांस लिख रहा है उससे मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूं कि उसको विस्कस फोर्स का आइडिया होगा, फोर्स का कंपोनेंट लेने आता होगा। तो इतना तो उम्मीद कर सकते हैं एक बच्चे से जो एडवांस का एग्जाम लिखने जा रहा है ना, तो इतना तो उम्मीद कर सकते हैं। तो इसको आप मॉडरेट में ही रखोगे, ध्यान रखना, ये मॉडरेट ही मानूंगा मैं तो इसको, ठीक है। और ये पूरे पेपर का कुछ 6.25% रख रहा है। नाउ ग्रेविटेशन से एक सवाल आया था और वो सवाल डिफिकल्ट था, अगेन डिफिकल्ट बोल रहा हूं तो यानी कि डिफिकल्ट था वो। ग्रेविटेशन से पेपर वन में भी सवाल आए थे और पेपर टू में भी सवाल आए हुए हैं। तो आप देखिए पेपर वन और पेपर टू दोनों में ग्रेविटेशन से सवाल आए हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि ग्रेविटेशन से जो पेपर टू में सवाल आया है ना, वो इजी आया है, लेकिन पेपर वन में जो सवाल आया है वो डिफिकल्ट आया है। पेपर वन में जो सवाल आया ग्रेविटेशन से वो डिफिकल्ट आया है। दो स्टार सिस्टम का क्वेश्चन है, इसमें से एक का मास निकल के दूसरे पर अटैच हो रहा है। दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो वो आप एक बार देखना, पेपर वन का ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। पेपर टू वाला जो प्रॉब्लम था बहुत इजी प्रॉब्लम था, आप उसको आराम से कर पाओगे। नाउ ऑप्टिक्स का मतलब वेव ऑप्टिक्स के साथ साथ रे ऑप्टिक्स, तो इसमें चेक करेंगे तो आप एक मीडियम पाएंगे और एक डिफिकल्ट पाएंगे। ओवरऑल 12.5% का वेटेज रहेगा। तो बहुत प्रॉब्लम मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं था वेव ऑप्टिक्स में जिसको आप आसान बोल सकते थे, आप उसको इजी नहीं बोल पाओगे। जो 2 क्वेश्चन थे उनमें से एक डिफिकल्ट कैटेगरी में था और एक आप चेक करोगे तो आपको वो थोड़ा थोड़ा आसान लगेगा और थोड़ा डिफिकल्ट। नाउ नेक्स्ट ऑसिलेशन एंड वेव से अगर बात करें तो 2 मीडियम क्वेश्चंस थे और एक डिफिकल्ट, सॉरी, एक अपना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ऑसिलेशन एंड वेव से। तो आप चेक करो ऑसिलेशन एंड वेव से यहां टोटल कितने क्वेश्चंस आ गए, 3 क्वेश्चंस आ गए पेपर टू में। तो बढ़िया, अच्छी बात है ना। नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप चेक करेंगे तो एक सवाल था और उस एक सवाल को मैंने रखा हुआ है, एक सवाल को रखा है
डिफिकल्ट कैटेगरी में। क्यों? बिकॉज आप वो सवाल देखोगे आप समझ जाओगे क्यों, है ना। वो सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा है, बस और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से बात करें तो हीट और हीट एंड थर्मो की अगर बात करें तो हीट एंड थर्मो से दो क्वेश्चन थे, दोनों को मैंने रखा है मीडियम, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट थी। क्वेश्चन तो आप कर लोगे, पता होगा कि प्रोसेस ये करना है, बट द कैलकुलेशन वाज वेरी मच डिफिकल्ट, वेरी मच लेंदी। सो दैट्स व्हाई आई कैन से कि वो आप टाइम कंज्यूम करेगा, तो आप इसको मॉडरेट में रख सकते। तो ओवरऑल देखा जाए तो हीट एंड थर्मो का जो कंट्रीब्यूशन था इस पेपर में वो 12.5% के आसपास था, है ना। नाउ अगर बात करें कि चैप्टर्स वाइज वेटेज की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 25% का वेटेज है। बाकी आप यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन एंड प्लेन ग्रेविटेशन, इनका कंट्रीब्यूशन आप देख पा रहे होंगे। एंड सिमिलरली हीट, ऑप्टिक्स एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स, इन सबका कितना कितना पोर्शन था, कितना कितना वेटेज था इस पेपर 2 में, वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। हालांकि ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था यहां पर, बट स्टिल आप यहां पर इसको ग्राफिकली देख पा रहे होंगे। ओके, अगर आगे देखें तो अब वही डिफिकल्टी लेवल की बात करें, है ना। तो अगर हम देखें तो डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल अनसीन थे और ऐसे क्वेश्चन जो हो सकते थे, तो आप देखो आसान क्वेश्चन जो है वो काफी कम है इसमें, और आप ज्यादातर पोर्शन येलो इसलिए देख रहे हो क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसमें जो है वो मॉडरेट है। क्यों मॉडरेट है? आप डिफिकल्ट क्यों नहीं कह पाओगे उसको? अरे डिफिकल्ट तो तुम तब कहोगे ना उसको जब बिल्कुल ही दिमाग चले, उस क्वेश्चन को देख के दिमाग ही ना चले, उस क्वेश्चन को देख के दिमाग ही नहीं चले तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ही बवाल क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन को देख के अगर आपको यह समझ में आ रहा है कि हाँ वर्क डन बाय गैस निकालना है तो हमें एनआर डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स फॉर पॉलिटिकल प्रोसेस, बट इसको सॉल्व करने में जो मैथ्स लग रही है वो आप लंबा कर रहे हो, तो आप कॉन्सेप्चुअली तो आप क्रैक कर चुके हो इस क्वेश्चन को, बट मैथमेटिकली आंसर तक पहुंचना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बच्चा जेई लिख रहा है उसको पूरे साल इस बात की भरपूर तैयारी कराई जाती है कि वो मैथमेटिकली स्ट्रांग हो, अपने कैलकुलेशंस को स्ट्रांग रखे। तो इस वजह से इसमें मॉडरेट क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है। तो ये रही मेरी एनालिसिस। नाउ आप अगर बात करें परसेंटेज कितना था 11th का और 12th का, तो लगभग लगभग पेपर 1 जैसा ही कंट्रीब्यूशन था। तो आईआईटी कानपुर ने काफी फेयर गेम खेला है, पेपर 1 और पेपर 2 में कंट्रीब्यूशन 11th और 12th का बिल्कुल सेम रखा है। और वही क्या है, पेपर 1 में डिफिकल्ट क्वेश्चंस एकदम से बढ़ा दिए तो आसान क्वेश्चन भी बढ़ा दिए। पेपर 2 में क्या किया, पेपर 2 में डिफिकल्ट क्वेश्चन, एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़े कम, लेकिन लेंथी क्वेश्चन ज्यादा कर दिए, आसान क्वेश्चन कम कर दिए, तो ओवरऑल पेपर आपका हो गया लेंथी, है ना। तो इस वजह से आप एडवांस के पेपर का जो जो मतलब स्ट्रैटेजी होता है ना, वो 2 पेपर लेते हैं आपसे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका पेशेंस, पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक पेपर आपका पेशेंस चेक करता है, आपका कितना बढ़िया पेशेंस है, आपका कितना बढ़िया कंट्रोल है आपके ऊपर, आपके कॉन्सेप्ट्स पर कितना कंट्रोल है, आपको क्या अपने आप पर भी उतना ही कंट्रोल है, आप क्या बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करके कर पाते हो क्या, या फिर ईगो पर लेकर क्वेश्चंस गलत चूज करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो पहला एक पेपर तो ये टेस्ट करता है, दूसरा पेपर ये टेस्ट करता है कि अगर तुम्हें आता है तो अगर तुम्हें आता है तो इसकी पूरी मैथमेटिक्स करो। तो 2 पेपर है, एक पेपर आपका पेशेंस चेक करता है और एक पेपर आपका चेक करता है कि आपने कितना 1 साल में या 2 साल में कितनी आपने मेहनत करी है, आपका कितना बढ़िया फिजिक्स कैलकुलेशन वाइज हुआ है, थॉट वाइज कितना आप फिजिक्स को सोच पा रहे हो। तो दोनों आपको बढ़िया से टेस्ट करते हैं और उसके बाद जाके आप एक बढ़िया रैंक लेकर आते हो आईआईटी जेईई में। तो बच्चे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई के लिए, जो अभी 12th क्लास में हो चाहे ड्रॉपर में हो, मेक श्योर कि आप इन चीजों का एनालिसिस अपने दिमाग में रखें, क्योंकि आईआईटी जेईई का पेपर कभी भी कोई प्रोडिक्ट नहीं करता, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, बहुत ही वोलाटाइल नेचर का होता है आईआईटी जेईई का पेपर। तो ये कह पाना कि जैसा पेपर इस साल आया है वैसा ही पेपर अगले साल आएगा, ये बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन एक पेपर एनालिसिस से थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगता है कि ठीक है, जब पेपर मेरे सामने आएगा ना तो मैं देख लूंगा कि क्या करना है।
मैं सबसे पहले इजी क्वेश्चन पिक करूंगा, फिर मॉडरेट वाले को सी यू लेटर, ऐसे स्ट्रेटेजी पे काम करूंगा, फिर जाके अपना काम बनेगा। और ऑफ कोर्स एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो 2026 के लिए, तो आपको उन चैप्टर्स पे, आपको उन चैप्टर में नहीं फंसना। आपको ईगो, आप ईगो पे लेकर रोटेशन में फंस जाते हो, अरे रोटेशन इतना डिफिकल्ट चैप्टर है, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा से पढ़ूंगा उसको, मतलब उस पर इतना टाइम दूंगा कि वो मेरा सब्जेक्ट, वो चैप्टर बहुत महान हो जाए मेरा, सेंटर ऑफ मास से बहुत टाइम दूंगा। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों आपको आप क्यों पीछे पड़े हो रोटेशन के, क्यों पीछे पड़े हो सेंटर ऑफ मास के, क्यों? क्या सारे क्वेश्चन रोटेशन के आने वाले हैं क्या? क्या सारे क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के आने वाले हैं क्या? नहीं ना, आसान चैप्टर भी तो आने वाले हैं, तो हम उनका क्यों ना इंतजार करें। तो आप सोचो, आप जो 20 से 30 दिन लगाओगे रोटेशन पर काबू करने के लिए, फिर भी काबू नहीं कर पाओगे, फिर भी उसके क्वेश्चन आएंगे, फंसाएंगे आपको, आप कॉन्फिडेंस से आंसर नहीं टिक कर पाओगे। तो वही आप मुश्किल से 6-7 दिन में मॉडर्न फिजिक्स कर लो, 4 दिन में आप अपना डायमेंशनल एनालिसिस मेजरमेंट वाला पार्ट कर लो, 2 से 3 दिन में अपना ईएम वेव्स कर लो, क्यों ना कर लो भाई। खाली सारा सवाल रोटेशन से तो आएगा नहीं, सेंटर ऑफ मास तो आएगा नहीं, तो बेहतर क्या है भैया, तो आपको स्ट्रेटजी में काम करना चाहिए, आपको ईगो पे लेकर तैयारी कभी नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ओके बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और इससे आपको काफी फायदा होगा। इन फ्यूचर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि अब आपको अपनी तैयारी में और क्या शामिल करना है और क्या चेंज करना है। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस 2026।